हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर पूरा कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। वो भी निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक नॉलेज हम आपको बताएंगे, उसके बाद से मैं क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि बहुत से नए छात्र ऐसे होंगे, नए लड़के ऐसे होंगे जिनको अभी बेसिक नॉलेज ही नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन भले लगा लेते हो लेकिन उनको ये नहीं पता ये हमको किस तरह लगाना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें कि रटने से आपको गणित नहीं आएगी। गणित रटने का विषय बिल्कुल नहीं है। मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, गणित समझने का विषय है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगा कि आखिर निर्देशांक ज्यामिति की बेसिक नॉलेज होती क्या है, जो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा। आप पहले बेसिक नॉलेज कर लीजिए, फिर उसके बाद प्रश्नों को लगाइए। आपसे देखिए खटाखट क्वेश्चन लगने लगेंगे, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अब देखिए आते हैं। पहला है कि ये बेसिक नॉलेज है। आपको कोई दो बिंदु दे रखा होगा। मान लिया एक बिंदु x1 y1 है, दूसरा बिंदु x2 y2 है, और आपसे कहेगा, अब x1 y1 x2 y2 की जगह कोई वैल्यू हो सकती है, मान लो 2,3 है, 4,5 है। ठीक, आपसे कहेगा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। तो दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बहुत जरूरी है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, मेन फॉर्मूले पर ही डिपेंड है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी की फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल, बहुत से लोग डी भी लिखते हैं, हमने लिख दिया ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ठीक है, अब सेकंड में आते हैं। ठीक, ये तो आप समझ गए, दूरी का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। दूसरा है कि अगर आपके दो बिंदु दे रखे हो x1 y1 और x2 y2, और क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ। मध्य बिंदु का मतलब होता है कि एकदम बीच में हो, मतलब जितनी दूरी यहां है उतनी ही दूरी यहां हो, दोनों की मतलब AC की दूरी और BC की दूरी एकदम क्या हो, इक्वल हो। अगर ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक, अब तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर कह रहा है अगर आपको सपोज दैट दो बिंदु दे रखे हैं, एक ए बिंदु, ए के निर्देशांक मान लिया x1, y1 है, और दूसरा बिंदु है x2, y2। समझ गए? दोनों दो बिंदु हमारे पास दे रखे हैं, एक x1 y1 एक x2 y2, जो ऊपर हम लोग करके आ रहे थे। इसमें जो सी बिंदु है वो मध्य में नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा, सी बिंदु मध्य में नहीं है। अगर मध्य में नहीं है अब तब आपसे पूछेगा कि सी के निर्देशांक क्या होंगे, तब उसको बोला जाता है अंतः विभाजन। ध्यान से समझ लीजिएगा, सी मध्य में नहीं है। मध्य में अगर होता तो ये वाला फॉर्मूला लगता, मध्य में नहीं है, कहीं इधर उधर है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब कहीं पर होगा लेकिन मध्य में नहीं होगा। अब अंतर विभाजन सी के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? m1। अच्छा, चूंकि m1 क्या होता है, जहां x1 y1 होगा उसके पास वाली दूरी को m1 बोलते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, जहां x1 y1 होगा वहां वाले पास वाले को क्या बोलेंगे? m1, और x2 y2 के इधर वाले को बोलेंगे m2। ये m1 m2 है क्या, वो दूरियों के रूप में भी हो सकता है। AC की जो भी दूरी दी होगी और BC की जो दूरी दी होगी वो m1 और m2 कहलाएगा। ठीक है, उसके निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होगा? m1 x2, ध्यान से समझ लीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार दूसरा क्या फॉर्मूला लग जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट में आते हैं चौथा पॉइंट। हेलो फ्रेंड्स, अब देखिए चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। अगर आपको 3 बिंदु दे रखे हो, ध्यान से समझ लीजिएगा, कितने बिंदु दे रखे हैं? 3 बिंदु, A B C 3 बिंदु दे रखे हैं, और प्रश्न में आपसे कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2। ध्यान से समझ लीजिएगा, प्लस माइनस जरूर लगा दीजिएगा। वैसे आप लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो प्लस में ही निकलता है। सपोज दैट प्लस माइनस का अर्थ होता है कि अगर बाई चांस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आ गया, मान लीजिए आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला -5 निकला, उस कंडीशन पर हमको माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा, जिससे वो माइनस माइनस क्या हो जाए,
प्लस हो जाए, इसलिए आप लोग याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो प्लस माइनस 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। इसका तरीका भी है आपको याद करने का, 23, 31, 12 आपको याद होगा ही, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर याद नहीं हो रहा है तो आप यहां 2 3 23 याद कर लीजिए, 31 3 1 31 और 1 2 12, 23 31 12 ये मेथड होता है याद करने का, तो आप लोग याद कर सकते हैं। चौथा आपको पता चल गया। पांचवा पॉइंट है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि 3 बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आपसे संरेख का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे बस संरेख लगा ही हो, आपको ये दिमाग में क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाए, लिखा है ये संरेख है, तो समझ जाइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 रखना है तो रखना है। अगर संरेख सिद्ध करना होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप वैल्यू रख दोगे, वैल्यू निकलने के बाद क्या आनी चाहिए, 0। अगर सिद्ध करना होगा तो हल करने के बाद 0 आ जाएगा। अगर सिद्ध नहीं करना है, कोई और चीज निकालना है, तब भी आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 रख करके आप हल कर देंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 100% आएगा। यदि 3 बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये चीज गुणे में है, ये चीज वहां जाएगी भाग में हो जाएगी, मतलब 2 बटे में है, वहां जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए हमने 1/2 को हटा दिया। तो क्या बचा, बस यही जो अंदर पोर्शन लिखा हुआ है वही लिख दिया है, बराबर में 0। अब जो भी वैल्यू रखनी होगी वो हमारे प्रश्न में आएगा ही, रख देंगे। लेकिन हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, संरेख का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको इसी मेथड का ही यूज करना है। अभी मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन किस तरह से हल करना होगा, ठीक है। अब 5 पॉइंट आपके हो गए। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले पॉइंट पर कुछ नया सीखते हैं प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, देखिए छठा पॉइंट, 5 पॉइंट हो चुके हैं, ये सब आपको एक नजर में देखना है। जितने भी पॉइंट हम बता रहे हैं उसको एक बार आप माइंड में इस वीडियो के माध्यम से एकदम वो कर लीजिएगा। भले अगर इस वीडियो के माध्यम से आप सारे पॉइंट पर फोकस कर लेंगे तो ये हमारी गारंटी है कि आपसे एक भी क्वेश्चन बाई चांस जो मैं बता रहा हूं, सपोज दैट आपको हमारे बताने वाले क्वेश्चन पर, वैसे तो ऐसा नहीं होगा लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जो हमारा बताया हुआ नहीं आया है, लेकिन इस वीडियो में जितने पॉइंट मैं बता रहा हूं अगर उसको आप कायदे से देख करके जाएंगे तो आप उस प्रश्न को भी हल कर लेंगे। अब देखिए छठे पॉइंट में क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर कोई रेखा एक्स अक्ष को काट रही होगी, क्वेश्चन में कहेगा कि एक्स अक्ष को काट रही है, तो एक्स अक्ष पर हमेशा y बराबर 0। मान लीजिए ये है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, ठीक है। अगर एक रेखा मान लो हमने ऐसे खींच दिया, ये देखो एक्स अक्ष को काट रही है ना यहां पर, तो यहां पर y का मान हमेशा क्या होगा, भाई 2 बिंदु लिखा जाता है, मान लो यहां पर x से दूरी 3 है, 3 कॉमा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष को काट रही तो y का मान हमेशा यहां पर क्या होगा, 0, क्योंकि पहला वाला x वाला पॉइंट होता है, दूसरा वाला y वाला होता है। यही चीज अगर यही रेखा y अक्ष को काट रही होगी, y अक्ष को मान लो ऐसे काट दिया हमने, तो यहां पर ये जो जहां क्रॉस कर रही है यहां पर x का मान 0 होता है, मतलब 0 कॉमा मान लो यहां से यहां की दूरी 5 है, तो 0 कॉमा कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। सभी लोग समझ गए होंगे। तो x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है, y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए 8वां पॉइंट, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो यहां x अक्ष के समांतर कह देगा, तो आपके दिमाग में x अक्ष के समांतर y का मान क्या होता है, आप सोचेंगे कि x अक्ष के समांतर है y बराबर 0 ना, x अक्ष के समांतर का मतलब हो गया y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y का कोई ना कोई मान होगा। अर्थात अब देखिए ध्यान से, अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है, मतलब ये x अक्ष, इसके समांतर हमने एक रेखा खींच दी, तो बताइए x अक्ष के समांतर अगर रेखा होगी तो क्या वो x अक्ष को कभी काटेगी, कभी नहीं काटेगी। जब x अक्ष को काटेगी ही नहीं तो y का मान 0 कभी होगा भी नहीं, इसलिए y का मान 0 नहीं है, y का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी प्रकार अगर y अक्ष के समांतर होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। हाँ, एक पॉइंट मैं आप लोगों को और बता दूं, जैसा कि अभी हमने 5वें पॉइंट में उससे पहले बताया था, संरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 क्यों होता है, क्योंकि संरेख का अर्थ होता है
कि तीन बिंदु एक ही रेखा में, संरेखा अर्थ क्या हुआ, एक ही रेखा में, जैसे सपोज दैट ये आपका एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इस बिंदु को हमने लिख दिया x1, y1 और इस बिंदु को लिख दिया x2, y2 और इस बिंदु को लिख दिया x3, y3। इसका अर्थ हो गया ये तीनों क्या है, संरेख है, मतलब एक ही रेखा में है। अब आप देख लीजिए, इसको आप ऐसे करके मिला देंगे तो एक ही रेखा में तो है, इसलिए इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब आप कहेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही क्यों 0 होता है, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूं। मान लो तीन बिंदु हमने मान लिए, एक बिंदु यहां मान लिया, इसको मान लिया हमने x1, y1 है, एक बिंदु मैंने यहां मान लिया, इसको मान लिया x2, y2 है, एक बिंदु हमने यहां कहीं मान लिया, कहीं पर भी आप मान लीजिए, चाहे नीचे मान लीजिए, चाहे कुछ, मैंने यहां मान लिया, चलिए ठीक है, x3, y3 है। अब जरा तीनों बिंदुओं को मिलाइए, यहां मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, त्रिभुज बन रहा है। अगर त्रिभुज बन रहा है तो इसका क्षेत्रफल होगा ही होगा, जरूर होगा, ठीक है। अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, जब त्रिभुज ही नहीं बन सकता है तो क्षेत्रफल भी 0 होगा। अब जरा दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अब मान लीजिए एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है, तीनों एक ही रेखा में, मतलब संरेख है। अब मान लीजिए यहां x1, y1 है, ये x2, y2 है और ये x3, y3 है, ठीक है। अब जरा हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को मिला देते हैं। अब कोई कहीं से आप मिला सकते हैं क्या, इसको यहां से मिला सकते हैं, नहीं, क्योंकि मिला ही दिया, अब त्रिभुज बन ही नहीं सकता। आप ऐसे मत मिला दीजिए कि ये दीजिए सर जी मिला दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आप मिला नहीं सकते हैं क्योंकि आपको सीधी रेखा में ही मिलाना है, ठीक। तो जब इसमें से इन तीनों रेखाओं को मिलाने से त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या रखा जाता है, 0 रखा जाता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आप लोगों को 9 पॉइंट पता चल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस पॉइंट पर जरा फोकस करते हैं कि आखिर अब त्रिभुज की सारी प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, क्योंकि प्रश्नों में त्रिभुज की प्रॉपर्टी पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको पूरी चीज बता दे रहा हूं। त्रिभुज में 1 2 3 4 5 प्रकार के आपको त्रिभुज आ सकते हैं, ठीक। ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन हम लोग इतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को जो भी निकालना होगा वो दूरियों के फॉर्मूले से निकालना होगा। किससे, दूरी से, ए से बी सी की दूरी निकालनी पड़ेगी, तो दूरियों के माध्यम से आप देखेंगे क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको समकोण त्रिभुज सिद्ध करना होगा तो बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर लाना होगा। अगर ये आप ले आए तो समझ जाइए कि ये समकोण त्रिभुज है। अब आते हैं समबाहु त्रिभुज। अगर आपको समबाहु त्रिभुज निकालना होगा तो आप तीनों की दूरी निकालेंगे, AB की, AC की और BC की। अगर तीनों बराबर आ गई तो आप लिख देंगे अतः यह समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, समद्विबाहु त्रिभुज अगर आपको सिद्ध करना होगा तो आप AB निकालेंगे, AC निकालेंगे, BC निकालेंगे। अगर इनमें से कोई भी दो वैल्यू इक्वल आती हैं, जैसे हमने दिखा दिया है कि AB = AC, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि AB और AC ही बराबर आना चाहिए, और कोई भी दो बराबर आ सकती हैं। हो सकता है AB और BC बराबर आ जाए, हो सकता है AC और BC बराबर आ जाए, कोई भी बराबर आ जाए, आप उस पर बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। कोई भी दो वैल्यू बराबर आनी चाहिए, उसको बोलते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो वैल्यू आप क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर आ गया तो आप कह देंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। चौथा पॉइंट, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब समकोण भी हो और समद्विबाहु हो, दो दो चीजें आ गई। तो समद्विबाहु में अभी हमने बताया अगर AB और BC कोई दो भुजाएं बराबर आ जाए, जैसे इसमें हमने चित्र में बनाया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही दोनों बराबर है, कोई भी बराबर आ सकता है। अगर AB और BC आपने निकाली वो बराबर आ जाए, और मतलब उसमें एक चीज और लगेगी, बड़ी भुजा का स्क्वायर मतलब AC² = AB² + BC²। अगर ये भी हमको सिद्ध करना होगा, अगर ये भी आता है AC² दोनों के वर्गों के योग के बराबर आता है, तभी हम लोग कहेंगे कि यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब दो भुजाएं भी बराबर आनी चाहिए और ये भी होना चाहिए, दो कंडीशन लगानी पड़ेंगे आपके। खैर, अब अभी क्वेश्चन आएंगे तो बताएंगे। अब पांचवा पॉइंट है, मतलब पांचवा त्रिभुज जो है वो विषम बाहु। अगर आपको सिद्ध करना होगा कि विषम बाहु त्रिभुज है तो विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं निकालेंगे, तीनों भुजाएं बराबर नहीं निकलेंगी। डज नॉट इक्वल टू लगाए ना, इसका मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग निकले। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग निकल रही है तो आप लिख देंगे कि अतः यह विषम बाहु त्रिभुज है। अब नेक्स्ट में आते हैं। हेलो फ्रेंड्स,
अब हम लोग चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सारी चतुर्भुज नहीं, जो आपके एग्जाम में आना है मेन उनकी प्रॉपर्टी जरूर देखेंगे। देखिए एक वर्ग की प्रॉपर्टी आपसे क्वेश्चन में कहता है सिद्ध करो कि निर्देशांक ज्यामिति में कि ये वर्ग है, तो वर्ग में आपको क्या सिद्ध करना होगा, वर्ग की प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से समझ लीजिए, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर आपने चारों भुजाएं बराबर कर दी, बहुत से छात्र यही गलती करते हैं कि चारों भुजाएं बराबर कर देते हैं और लिख देते हैं अतः सिद्ध हो गया कि ये वर्ग है, जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। चारों भुजाओं को बराबर करना है और साथ में विकर्ण को भी निकालना होगा। ए से सी की दूरी निकालनी होगी, बी से डी की दूरी, मतलब कि ए सी और बी डी भी बराबर आना चाहिए। इतना इनको बराबर करने के बाद आपको विकर्ण को भी बराबर करना होगा, तब आपका सिद्ध हो पाएगा कि यह वर्ग है। अगर आपने ये नहीं किया तो इसका मतलब आपने प्रश्न को अधूरा छोड़ दिया है। इसी प्रकार देखिए समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज में ए बी अगर चारों भुजाएं बराबर होती हैं, देखो वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आपने चारों भुजाओं को बराबर किया तो सामने वाले अध्यापक को या जो टीचर होगा, जो कॉपी चेक कर रहा होगा, उसको कैसे पता चलेगा कि ये वर्ग है कि समचतुर्भुज है, क्योंकि चारों भुजाएं तो दोनों में बराबर होती हैं। इस वजह से आपको विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। अगर आपने विकर्ण बराबर आ गए, भाई भुजाएं तो बराबर आई, अगर विकर्ण बराबर आ गए तब आप कह देंगे कि यह वर्ग है, और अगर विकर्ण बराबर नहीं आए तब आप कह देंगे कि ये क्या है, समचतुर्भुज है। बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार नीचे आते हैं आयत। आयत में क्या कंडीशन होती है, आयत में कंडीशन होती है आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। ए बी बराबर सी डी आपने कर दिया और ए डी बराबर बी सी कर दिया, ठीक है। देखिए दो भुजाएं आपने बराबर कर दी, और तीसरी और भी करना पड़ेगा, विकर्ण को भी आपको निकालना पड़ेगा, विकर्ण भी बराबर आना चाहिए। तीन चीजें आपको निकालनी है, तीनों अगर बराबर हो रहे हैं ऐसी कंडीशन पर आप कहेंगे कि यह आयत है। वरना अगर आपने समझो इतना ही किया, केवल आपने सामने भुजाओं को बराबर किया, इसको बराबर नहीं किया, तो तब तो आपका ये समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जो काम इसमें होता है वही काम इसमें, लेकिन बस अंतर कहां आ जाता है, विकर्ण में। इनके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए विकर्ण को निकालना बहुत आवश्यक है। आपको आज की वीडियो में हमने सारे फॉर्मूले और सारी कंडीशन बता दी है, इससे बाहर आपको कुछ भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी इतनी कंडीशन आती है तो समझ लीजिए आपको निर्देशांक ज्यामिति आ गई, बिल्कुल सिंपल तरीके से। लेकिन हाँ, वीडियो को पूरा आप एनालाइज करके एक दो बार रिपीट करके भी देख सकते हैं कि कहीं कोई चीज छूटी तो नहीं। आप लोग कॉपी में लिख करके फॉर्मूले का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आधारित क्वेश्चन बताएंगे। टॉप 100 सीरीज में 18 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन तक मैंने बता दिए हैं। अब उसके आगे हम लोग अगले में बढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, 8 से 10 मार्क्स आपको दे सकती है। जितनी भी कंडीशन बताई है मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो में आप लोगों को लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।